तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपने पूरे सेट के मेंबरों के साथ एक हेवनली डेविल को मारने के लिए आता है, जहां पर कि वो हेवनली डेविल उसके सेट के सभी मेंबरों को मार देता है। लेकिन इस बीच उस हेवनली डेविल का भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है और उस लड़के का हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वो किसी तरह उस हेवनली डेविल को मार देता है, लेकिन मरते मरते वो हेवनली डेविल कहकर जाता है कि मैं फिर से वापस जरूर आऊंगा और जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तब दुनिया पर डेविल का कब्जा होगा और उस वक्त कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और उस डेविल को मारने के बाद वो लड़का भी वहां पर मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले उसे अपने सेट के फिक्र होने लगता है, क्योंकि उसके सेट के जितने भी मास्टर, एल्डर और ताकतवर डिसेबल होता है उन सभी का भी यहाँ पर मौत हो जाता है। लेकिन किस्मत से वो इस हादसे के 100 सालों के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है और उसके बाद वो अपने सेट में वापस आकर उसे फिर से ताकतवर बनाने लगता है। अब उसके इस सफर में क्या क्या मुसीबत आएगा और क्या क्या मोड़ आएगा यही जानने वाले हैं हम इस स्टोरी में। स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और स्टोरी बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सब लोग इस स्टोरी के साथ जुड़ पाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हमें आसमान के नज़ारे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से लाल हो चुका है और यहाँ तक कि जमीन भी पूरी तरीके से लाल हो चुका है। हमें वहाँ पर खून से लथपथ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका है और यहाँ तक कि उसके एक हाथ भी कट कर नीचे गिरा हुआ होता है। वो बोलता है चारों तरफ सिर्फ लाल ही लाल, मेरे नजरों में सब कुछ लाल हो गया है, अब इस जगह पर सिर्फ मौत ही बचा हुआ है। इतना ब्लडी थेस्ट किस वजह से जरूरी था? मास्टर, एल्डर और यहाँ तक कि डिसेबल भी वे सभी मर चुके हैं। 10 ग्रेड सेट समेत 20 अलग अलग सेट अल्टीमेट मिलिट्री यूनिट जो इलाइट में से इलाइट लोगों से बनी हुई थी। हेवनली डीमन से लड़ने का अंजाम पूरी तरीके से विनाश से भरा हुआ था और इसमें गलती किसकी है? ये उस आदमी के वजह से है जिसे डेविल ने आसमान से भेजा, उस डेविलिस ग्रुप से जिसने पूरे दुनिया को ब्लडी थेस्ट में बदल दिया। डेविल वॉरशिप सेट का लीडर हेवनली डेविल चुनमा, वो हेवनली डीमन जिसका की नाम चुनमा होता है, वो बोलता है फ्लोरी माउंटेन सेट कितना बदकिस्मत वाला हूँ मैं। फ्लोरी माउंटेन सेट का डिसेबल वो लड़का उसके बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अपने पूरे ताकत के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। हेवनली डेविल आगे बोलता है अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाते तो तुम अपने पूरे जिंदगी भर मुझे मारने का सम्मान हासिल कर पाते और लोगों को इसका शेख ही बगार पाते, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा समय बस यही तक था। वो लड़का बोलता है अपना बकवास बंद करो। हेवनली डेविल बोलता है तुम्हें अपने आप पर प्राउड करने का पूरा अधिकार है, हालांकि तुम्हें बहुत से लोगों से मदद मिली थी लेकिन फिर भी तुम्हारा तलवार मेरे तक पहुंच ही गया। मैं चुनमा, मैं तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को पहचानता हूँ, मैं फ्लावरी माउंटेन सेट के स्वॉर्डमैनशिप को पूरे दुनिया में सबसे बेहतर मानता हूँ। वो लड़का गुस्से के साथ बोलता है मैंने कहा चुप हो जाओ, और फिर अपने एक हाथ से शॉट को उठाकर उसके तरफ जाने लगता है, लेकिन हेवनली डेविल फिर भी आगे बोलता है ये बहुत ही शर्म की बात है, अगर मुझे बस एक दिन और दिया जाता मैं सचमुच हेवनली डेविल जैसे एक आदमी बनने में कामयाब हो पाता, लेकिन यही मेरा किस्मत होगा। याद रखना फ्लोरी माउंटेन सेट का डिसेबल, ये अंत नहीं है, ये डेविल फिर से वापस आएगा और जब ऐसा होगा तब दुनिया डेविल के कब्जे में होगा और इस डेविल को कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसके ये बात बोलते ही वो लड़का अपने शॉट के साथ उस डेविल के गर्दन को काट देता है और उसका सर उड़ते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वो लड़का बोलता है आखिरकार ये जंग खत्म हुआ और एक ऐसा मौत मेरे ओर आ रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब फ्लोरी
फ्लोरी माउंटेन सेट का क्या होगा। फ्लोरी माउंटेन सेट के हर एक मेंबरों ने इस जगह पर अपना जान गंवाया है और फ्लावरी माउंटेन सेट के मेंबरों के फॉलोअर ने भी यहाँ पर जान गंवाया है। सिर्फ कुछ बच्चे ही बचे हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं है। क्या फ्लावर माउंटेन सेट के वजह से हुए इस ब्लड टेस्ट का कोई मीनिंग था। काश में ट्रेडिंग के प्रति थोड़ा और डिटर्मिनेट होता, शायद मैं कम से कम एक और जान बचा सकता था। लेकिन अब ये सब कुछ मीनिंगलेस है, सबके सब मीनिंगलेस। ये बोलते हुए वो नीचे गिर जाता है। वो आगे बोलता है, प्लम ब्लॉसम का खिलना कभी ना कभी तो खत्म होना ही चाहिए। मैं चुंगमायुंग, ग्रेट फ्लावरी माउंटेन सेट का 13वें डिसाइबल, जिसने चुनमा को मारने के बाद दुनिया में डिजास्टर ला दिया है। उसने डेविल वर्शिप सेट के माउंटेन के टॉप पर अपना आखिरी सांसें लिया। ये छोटा सा किस्सा ही एकलौता विरासत था जो मैं इस दुनिया में छोड़कर जा रहा हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में उसके बचपन को दिखाया जाता है जो कि फ्लावरी माउंटेन सेट में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, काफी सारे ट्रेडिंग करने लगता है, झगड़ा भी करने लगता है और अपने मास्टर से डांट भी खाने लगता है। इन सब को देखते हुए वो बोलता है, क्या मेरा जीवन मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। मैं इन सब से तंग आ गया था। हालांकि मैं फ्लावरी माउंटेन सेट का डिसाइबल था, फिर भी मैं सेट के शिक्षाओं का पूरी तरीके से पालन नहीं कर सका। मेरे टैलेंट के वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान मिल रहा था, लेकिन असलियत में मैं फ्लावरी माउंटेन सेट में एक नौसिखिया था। मुझे तब इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। मेरे पास जो कुछ भी था वो फ्लावरी माउंटेन सेट से आया था और तभी उसे उसके मास्टर के आवाज सुनाई देता है जो कि बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे पास्ट पर रिग्रेट है। वो बोलता है, हाँ मास्टर, मुझे मेरे पास्ट पर रिग्रेट है। अगर मैं फ्लावरी माउंटेन सेट की शिक्षाओं को ज्यादा ध्यान दिया होता और अगर मैं अपने से और थोड़ा सा भी ज्यादा ताकतवर बन पाता तो फिर मैं ये डरावने डिजास्टर का अंत बदल सकता था। उसका मास्टर बोलता है, तुम्हें पछताने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्लावरी माउंटेन सेट जारी रहेगा चाहे जो भी हो जाए। फ्लावरी माउंटेन सेट का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके सर पर कोई एक डंडे से बहुत ही जोर से मारता है और वो चिल्लाते हुए हेवनली डेविल का नाम पुकारने लगता है। फिर वो आगे बोलता है, क्या वो मर नहीं गया था। हमें उसके सामने एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसने कि उसके सर पर डंडे से मारा था। वो बोलता है, चुनमा मेरा घंटा, आखिरकार तुम नींद में ये क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ। सब लोग ऑलरेडी भीख मांगने के लिए निकल चुका है और तुम्हें इतने देर तक सोने की हिम्मत कैसे हुई। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही गरीब जैसा दिखने वाला लड़का जिसके बॉडी में चुंगमायोंग अभी अभी रीइंकार्नेट हुआ है और इस लड़के का भी नाम चुंगमायोंग होता है जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो वही बकवास लड़का है और ये मुझे धमकी दे रहा है। फिर वो उसको बोलता है, देखो बच्चे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज पहले उस चीज को नीचे रखो। वो लड़का बोलता है, क्या बच्चे, और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। हमारा हीरो उसे हंसते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, इस पॉइंट पर इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है। मैं अभी भी चुंगमायुंग हूँ, प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड में से एक, और वो अभी भी सिर्फ एक छोटा बच्चा है। वो लड़का बोलता है, तुम आज मेरे हाथों मर चुके हो। ये बोलकर वो उस डंडे से फिर से उसे मारने की कोशिश करने लगता है। चुंगमायुंग अपने मन में बोलता है, लगता है कि मुझे उसे थोड़ा सबक सिखाना होगा। सबसे पहले मैं उसके स्लो स्विंग को रोकूंगा। ये बोलकर जब वो अपने हाथ को आगे करता है तब वो अपने हाथ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, ये छोटा है मेरा हाथ, आखिरकार ये इतना छोटा क्यों है। ये इतना छोटा नहीं हो सकता। अगर ये इतना छोटा है तो फिर मैं उसके हमले को रोक नहीं सकता। और तभी वो डंडा उसके सर पर लग जाता है। वो लड़का उसे लगातार मारते हुए बोलता है, तुम कमीने, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तो फिर ठीक है, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक लिमिट होता है जिससे इंसान अपना दिमाग
दिमाग खोता है। अच्छी तरीके से पिटाई खाने के बाद तुम अपने होश में आ जाओगे। ये बोलकर वो फिर से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि उसे पीटते हुए देखकर चुपचाप वहाँ से पतली गली पकड़कर निकल जाता है। हमें थोड़ी देर बाद एक दूसरे जगह पे हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने नाक के खून को पोंछ रहा था। वो बोलता है वो बदमाश लड़का फ्लावरी माउंटेन सेट में भी मुझे कभी इतना बुरी तरीके से पीटा नहीं गया, और फिर गुस्से के साथ बोलता है भले ही ये उस लड़के के वजह से हो, लेकिन मैं उस बेगार सेठ के बेगारों को सबक जरूर से सिखाऊंगा। और फिर पानी में अपने ही परछाई को देखते हुए बोलता है आखिरकार मुझे जो इस परछाई में बच्चा दिखाई दे रहा है वो कौन है। फिर वो अपने चेहरे को ही खींचते हुए बोलता है आखिर हो क्या रहा है, क्या ये वही रीइंकार्नेशन है जिसके बारे में बुद्धिज्म में उल्लेख किया गया है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो फिर मैं शाओलिंग टेम्पल में एंटर कर जाता, और तभी उसके पीछे वही लड़का आता है जो कि कुछ देर पहले उसे मार खाते हुए देखकर वहां से चला गया था। चुंगमांग उसे देखने के बाद बोलता है अरे तुम तो वही हो जिसे मैंने तब देखा था जब मुझे पीटा जा रहा था, और अपने मन में बोलता है तुम तो मुझे वहाँ पर पीटते हुए देखकर भाग गए थे। वो लड़का बोलता है हाँ तुम सही हो, वांग चोंग हमेशा से ही ऐसा ही है, लेकिन वो आज कुछ ज्यादा कर गया। वांग चोंग उस लड़के का नाम है जिसने चुंगमांग को पीटा था। चुंगमांग उस लड़के को बोलता है एक बात नहीं, मैं तुमसे दो बात पूछना चाहता हूँ। उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो हैरानी से हमारे हीरो को देख रहा होता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से देखता रहता है और फिर पूछता है क्या मैं एक बेगार हूँ। ये बोलने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ पर खामोशी छा जाता है और फिर वो लड़का बोलता है अगर तुम देखोगे कि तुमने क्या पहना है तो फिर ये बिल्कुल साफ है। ये सुनने के बाद वो अपना सर पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है धत्तरी की आखिरकार मैं एक बेगार कैसे हो सकता हूँ। और फिर उस लड़के को बोलता है ठीक है मैं इसका मतलब समझ गया, तो इसीलिए दूसरा सवाल चुनमा, क्या तुम जानते हो कि चुनमा कौन है? वो लड़का बोलता है मुझे लगा कि तुम इसलिए ऐसे बातें कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पूरी तरीके से पीटा गया था, लेकिन मैं गलत था। चुंगमायोंग बोलता है बस मेरे सवालों का जवाब तो बेवकूफ। वो लड़का बोलता है ठीक है तुम बेवकूफ, और फिर सोचते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है कि चुनमा कौन है। क्या ये उस डेविल वर्शिप सेट का लीडर नहीं है जो लगभग 100 साल पहले मर गए थे? ये सुनने के बाद चुंगमायोंग पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और फिर एक जोरदार चीख मारते हुए बोलता है क्या 100 साल? फिर वो उस लड़के के कॉलर पकड़ते हुए बोलता है क्या तुमने अभी कहा कि चुनमा को मरे हुए 100 साल हो गए? 100 साल? वो लड़का बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? चुंगमायोंग दोबारा से पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो? वो लड़का बोलता है आखिरकार तुम्हें झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा मिलेगा? जिसे सुनने के बाद वो उसके कॉलर को छोड़ देता है और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये तो पागलपन है। 100 साल? क्या वो मुझे मरने के तुरंत बाद रीइंकार्नेट नहीं कर सकते थे? ये तो लगभग वैसा ही है। मैं इस दुनिया में अकेला रह गया, चीजें इतनी गलत कैसे हो सकता है? वो लड़का पूछता है क्या तुम ठीक हो? चुंगमायोंग उसके बातों को ध्यान ना देके अपने मन में बोलता है तो क्या फ्लोरी माउंटेन सेट भी अभी तक रहा होगा? हाँ फ्लोरी माउंटेन सेट। और फिर उस लड़के से पूछता है फ्लोरी माउंटेन सेट का क्या हुआ? वो लड़का बोलता है क्या फ्लोरी माउंटेन सेट? आखिरकार वो क्या है? ये सुनने के बाद उसका दिमाग भी घूम जाता है और फिर उस लड़के से दोबारा से पूछता है क्या तुम एक बेगार नहीं हो? वो लड़का बोलता है मैं बिल्कुल तुम्हारे तरह हूँ। चुंगमायोंग बोलता है तो इसका मतलब तुम बेगार यूनियन का पार्ट हो, लेकिन तुम फ्लावरी माउंटेन सेट को नहीं जानते हो जो बेगार यूनियन के तरह ही 10 ग्रेट सेट में से एक हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो लड़का जिसे कि चुंगमायोंग के बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो बोलता है आखिरकार तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? 10 ग्रेट सेक्ट है। फिर वो सभी सेक्टों का नाम लेता है और फिर बोलता है 10 ग्रेट सेक्ट में से फ्लावरी माउंटेन सेट जैसी कोई भी चीज नहीं है। चुंगमायोंग
चुंगमायोंग हैरानी के साथ बोलता है फ्लावरी माउंटेन सेट 10 ग्रेट सेट का हिस्सा नहीं है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से फ्लोरी माउंटेन सेट का नाम बदलकर माउंट हुआ सेट कर दिया गया है, तो इसीलिए मैं आगे से इसे माउंट हुआ सेट ही कहूँगा। उस लड़के ने जो 10 ग्रेट सेट का नाम बताया था उसमें एक नए सेट का नाम सुनकर चुंगमायोंग फिर से उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाते हुए बोलता है साउदर्न आइलैंड सेक, तुमने कहा साउदर्न आइलैंड सेक, आखिरकार वो बेवकूफ सा कंट्री आइलैंड 10 ग्रेट सेक्टों में से एक कैसे हो सकता है। रुको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या माउंट हुआ सेक 10 ग्रेट सेक्टों का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा माउंट हुआ सेक। वो लड़का बोलता है माउंट हुआ सेक, जरा एक मिनट रुको, मुझे कुछ तो याद आ रहा है, शायद से शांगसी प्रोविंस मैप में मैंने माउंट हुआ सेक के बारे में सुना था। चुंगमायोंग बोलता है शांगसी प्रोविंस मैप, हाँ बिल्कुल, शांगसी प्रोविंस मैप में ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? वो लड़का बोलता है वो 10 ग्रेट सेक्टों का हिस्सा है या फिर नहीं, इस बारे में मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है माउंट हुआ सेक पहले ही गिर चुका है। चुंगमायोंग अपने मन में बोलता है क्या ये गिर गया? लेकिन माउंट हुआ सेक तो वो सेक्ट है जो शमन टेम्पल और नॉर्थर्न रॉयल फैमिली के साथ दुनिया के 3 प्रिमिटिव सेक्टों में से एक था। आखिरकार माउंट हुआ सेक कैसे गिर सकता है? जिसके बाद वो शॉक होते हुए उस लड़के के कॉलर को दोबारा से छोड़ देता है और इस बार वो लड़का नीचे गिर जाता है। चुंगमायोंग बोलता है मुझे इस बार भरोसा नहीं है, सबसे पहले मुझे जाकर इसे अपने आंखों से देखना चाहिए। और फिर अपना मुट्ठी कसते हुए बोलता है मैं माउंट हुआ सेट के ओर जा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो फिर मैं ऐसा कभी नहीं करता। यदि तुम फिर से पीटना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें बस भीख मांगना चाहिए। चुंगमायोंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है चुप हो जा कमीने, मैं तुझसे कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसीलिए बस मेरे सवालों का जवाब दो। सबसे पहले मेरा ये बॉडी, इस बॉडी का नाम क्या है? वो लड़का बोलता है आखिरकार एक बेगार का नाम कैसे हो सकता है? तुम खुद को जो चाहे वो नाम दे सकते हो, तुम चोसम हो। चुंगमायोंग बोलता है ये नाम तो बिल्कुल एक बेगार के जैसा ही है और फिर अपने चेहरे को खींचते हुए बोलता है आखिरकार मेरा उम्र कितना है? मेरे चेहरे को देखते हुए ये लगभग 15 से 16 साल होना चाहिए। वो लड़का बोलता है एक बेगार को अपना उम्र कैसे पता चलेगा? चुंगमायोंग बोलता है अगर तुम नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अब तुम मुझे अपना नाम और उस लड़के का नाम बताओ जिसने मुझे पीटा था। वो लड़का पूछता है क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है? मेरा नाम कुचिल है और जिसने तुम्हें पीटा उसका नाम कुपाल है, लेकिन हम उन्हें वांगचो बुलाते हैं। चुंगमायोंग बोलता है ध्यान से सुनो, जो मुझ पर एहसान करता है मैं उसे उसका 2 गुना चुकाता हूँ, लेकिन मैं दुश्मनी का बदला 10 गुना चुकाता हूँ। मैं माउंट हुआ सेक का चुंगमायोंग, इस नाम को याद रखना, अगली बार जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हें इस एहसान का बदला चुका दूंगा। फिर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से वापस आते हुए उससे पूछता है शांगसी प्रोविंस का माउंट हुआ किस तरफ है? फिर हमें कुछ देर बाद उसे जंगलों के बीच में दौड़ते हुए दिखाया जाता है और थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही वो थक कर नीचे गिर जाता है। वो बोलता है ये बॉडी बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसीलिए मैं कुछ देर दौड़ने के बाद ही थक गया हूँ। क्या मैं इस बॉडी के साथ शांगसी प्रोविंस तक पहुँच पाऊंगा? ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, मैं शायद बेहोश हो जाऊंगा और रास्ते में ही मर जाऊंगा। तो आखिरकार अब मैं शांगसी प्रोविंस तक कैसे जाऊं? और फिर आगे बोलता है यहीं पर ग्रेट चुंगमायोंग के ट्रिक काम आने वाला है, मुझे बस थोड़ा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने की जरूरत है। दूसरे लोग शायद ये नहीं जानता है कि ये अपॉर्चुनिटी कितना कमाल का है, यहाँ तक कि जो लोग मार्शल आर्ट के पीक पर पहुँच गए हैं उन लोगों को भी इस बात का पछतावा है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि जब वो लोग छोटे थे तब उन्हें मार्शल आर्ट के बेसिक फंडामेंटल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उन्हें इस बात का भी पछतावा होगा कि जब उनके मास्टर उनको ट्रेनिंग के लिए परेशान किया करता था तब कम से कम उन्हें दिखावा तो करना ही चाहिए था।
और ये भी कि अपने मास्टर के हाथों शराब पीते हुए पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। ये बात वो फ्लो फ्लो में बोल देता है। वो हम व्यूअर्स को बोलता है पिछले वाले को नजरअंदाज कर दो, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। और फिर आगे बोलता है चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर मैं फिजिकल वॉल के कॉन्ट्रैक्ट से सबसे ज्यादा बच सकूं। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठते हुए बोलता है ये जगह ठीक है, तो आखिरकार अब मुझे सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। मेरे दिमाग में अनगिनत एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। हर मार्शल आर्ट टेक्निक और माउंट हुआ सेट का इतिहास मेरे साथ है। मैं इनर की वाई कल्टीवेशन टेक्निक की बहुत सारे मेथडों को जानता हूँ। अगर मैंने खुद को सिर्फ माउंट हुआ सेट के टेक्निकों तक नहीं रखा तो फिर मैं जो सीखूंगा वो आसानी के साथ कई गुना हो जाएगा। और इसीलिए मैं कई टेक्निकों में से जो सबसे पहले सीखूंगा वो है इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की टेक्निक। ये एक ऐसे टेक्निक की किताब है जिसे इलीगल स्ट्रीट स्टोर में बहुत ही सस्ते दामों में बेचा जाता है। और सस्ते में बिकने वाले इस टेक्निक को सीखने का मेरा कारण है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक सस्ती टेक्निक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये माउंट हुआ सेट के शुरुआती टेक्निक में से एक है। सेट में एंटर करने वाला हर कोई इस टेक्निक को सीखकर ही शुरुआत करता है। संतुलन किसी के इनर की वही स्ट्रेंथ को सिग्निफिशियली तरीके से इंक्रीज नहीं कर सकता है, लेकिन ये किसी के बॉडी को पूरी तरीके से साफ कर देता है। दूसरे शब्दों में ये एक फंडामेंटल टेक्निक है। मुझे चीजों में जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरे इनर बॉडी स्ट्रेंथ के टावर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की जरूरत है। यही वो जगह है जहाँ से शुरुआत करना चाहिए। मुझे ये पक्का करने की जरूरत है कि मैं अपने आसपास से एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी को अच्छी तरीके से क्लीन करूँ, लगभग एक बड़े से कपड़े की एक एक धागे को बारीकी से ठीक करने जैसा। फिर वो बहुत सारे एनर्जी को क्लीन करके अपने डेंटियन में इकट्ठा कर लेता है और खुश होते हुए बोलता है ये हो गया। ये डेंटियन वो फाउंडेशन होगा जो मेरे लिए एक पूरी तरीके से नई दुनिया को खोल देगा। इसके बाद वो वहाँ से उठकर आगे जाने लगता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने अपने सारे एनर्जी को टेक्निक को सीखने में लगा दिया था और उसने जो एनर्जी को इकट्ठा किया वो उसके बॉडी तुरंत ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी हमें आसमान में उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसको बोलता है चुंगमायोंग कभी कभी तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हो। वो गुस्से से बोलता है मास्टर आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, आप मेरे सामने से चले जाइए। और फिर आगे बोलता है आखिरकार इस हालत में मैं माउंट हुआ से कैसे पहुंचूंगा। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दो बंदे एक बेगर के पास आकर बोलता है ब्रदर वहाँ पर एक नया बेगर आया है जो हमारे भीख का सारा पैसा हड़प रहा है। वो एक बच्चा है और बहुत छोटा दिखता है इसीलिए हर कोई उसे भीख दे रहा है। वो आदमी बोलता है क्या ऐसा है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये चुंगमायोंग ही होता है जो कि एक जगह पर बैठकर बहुत सारा खाना खा रहा था। वो दोनों लड़के उस आदमी को वहाँ पर लेकर आता है और वो आदमी चुंगमायोंग को बुलाने लगता है, लेकिन वो लगातार खाना खाए जा रहा था। वो आदमी बोलता है हे लड़के क्या तू बहरा है। चुंगमायोंग पीछे घूमकर बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। वो आदमी बोलता है क्या तुम मुझसे इनफॉर्मल होकर बात कर रहा है। लड़के लगता है कि तूने इतने कम उम्र में अपने दिमाग को खो दिया है। मुझे नहीं पता है कि तुझे यहाँ पर भीख मांगने की परमिशन किसने दिया है, लेकिन क्योंकि तू एक बच्चा है तो इसीलिए मैं तुझे बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तू अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को चटकाने लगता है और चुंगमायोंग उनके तरफ देखता है, फिर अपने खाने की तरफ देखता है और फिर उन लोगों को बोलता है तुम लोगों के पास सच में कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, तुम बेवकूफ, तुम लोग मुझसे वो भी लेना चाहते हो जो मैं खा रहा था। एक साइड वाला लड़का बोलता है क्या बच्चे आखिरकार तू बेवकूफ किसे कह रहा है। चुंगमायोंग अपने हाथों को थोड़ा इधर उधर घुमा लेता है
और फिर उन तीनों को बोलता है मेरा डेंटियन अभी तक परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तुम लोगों के लिए काफी है। मैं ऑलरेडी इस बॉडी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, तो चलो इसीलिए तुम तीनों एक साथ आ जाओ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं काफी कमजोर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत जोर से नहीं मार सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें थोड़ी सी पिटाई का बुराई नहीं लगेगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों लड़कों को बोलता है जाओ और जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटो। वो दोनों ठीक है बोलकर उसको पीटने के लिए आने लगता है। एक बंदा चुंगमांग को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी के साथ उसे डॉस कर लेता है और फिर अपना मुक्का उसके मुंह पर मार देता है और सिर्फ एक ही मुक्के से उसका काम तमाम हो जाता है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। चुंगमांग बोलता है मैं ग्रेट माउंट हुआ सेट के प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड हूँ, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की। ये बोलने के बाद वो उन तीनों का ही बहुत बुरी तरीके से कुटाई करना शुरू कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन तीनों का ही हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो तीनों ही उसके आगे घुटने टेके हुए होता है। वो आदमी बोलता है चीफ मैं ईमानदारी से आपसे माफी मांगता हूँ। चुंगमांग बोलता है चीफ तुम एक बेकार को चीफ क्यों कह रहे हो। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है तो क्या बेकार। चुंगमांग बोलता है क्या क्या तुमने मुझे सिर्फ बेकार कहा। ये सुनकर वो आदमी तुरंत ही दोबारा से माफी मांगने लगता है। चुंगमांग बोलता है चलो छोड़ो, वैसे क्या तुम में से कोई शांगसी प्रोविंस तक जाने का कोई तेज रास्ता जानता है। वो आदमी हंसते हुए बोलता है शांगसी प्रोविंस, अगर हम ऐसे बातें जानते तो फिर हम बेकार क्यों होते। ये कुछ ऐसे बातें नहीं हैं जो आपको हम जैसे लोगों से पूछना चाहिए। चुंगमांग भी उसके बातें सुनकर हंसते हुए बोलता है क्या ऐसा है, ऐसा लगता है कि मैं गलत पैर के सामने भौंक रहा था। और फिर वो दोनों ही एक साथ हंसने लगता है। लेकिन तभी चुंगमांग अचानक से उस आदमी के कॉलर पकड़कर उसे घूरते हुए बोलता है मैं ये तभी कहूँगा जब हम फिर से दोबारा मिलेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम किसी चीज के बारे में जानते हो, तो अगर तुम मानना नहीं चाहते हो तो फिर बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जवाब हो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुका है तो फिर अभी यहाँ से जाकर मेरे सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ। इतना सुनते ही वो तीनों दुम दबाकर भागते हुए बोलता है जी सर। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक अलग से जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ होता है और वहीं पर किसी एक घर में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर के नजारे को देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर कोई आकर बोलता है सेट लीडर ये मैं हूँ अनम। सेट लीडर बोलता है तुम अंदर आ सकते हो। वो आदमी यानी कि अनम अंदर आते हुए बोलता है ये उतना भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक बच्चा आपसे मिलने का रिक्वेस्ट कर रहा है। और तभी वहाँ पर चुंगमांग आकर सेट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है हेलो सेट लीडर, मेरा नाम चुंगमांग है और मैं माउंट हुआ सेट में एंटर करना चाहता हूँ। सेट लीडर बोलता है क्या माउंट हुआ सेट पर एंटर करना चाहते हो। और फिर अनम को बोलता है अनम क्या तुमने उसे नहीं बताया कि हम अब माउंट हुआ सेट में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अनम बोलता है हाँ लेकिन वो आपसे मिलने के लिए बहुत ही जिद कर रहा था, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। हमें दिखाया जाता है कि वो इस्माइल कर रहा है लेकिन असलियत में वो गुस्से में होता है। और इसके वजह जानने के लिए हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक लकड़ी का सहारा लेकर बहुत ही मुश्किल से माउंट हुआ सेट की तरफ आ रहा होता है। वो ऊपर तक जाने की सीढ़ियों को देखता है और उन तीनों बेकार के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है उन बेवकूफों ने जो मुझे शॉर्टकट बताया उससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिला, लेकिन कम से कम मैं आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गया। और फिर वो जोश में आते हुए सीढ़ियों को चढ़ने लगता है जिसके बाद हमें उसे पहाड़ को क्लाइंब करते हुए भी दिखाया जाता है। एक बार तो वो गिरते गिरते भी बचता है लेकिन बहुत मेहनत करने
के बाद आखिरकार वो माउंट हुआ सेट तक पहुंच से जाता है, लेकिन वो सामने एंट्रेस को देखकर हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार कहा गया माउंट हुआ सेट का साइन बोर्ड, वो चीज जिसे मास्टर हर सुबह साफ किया करता था, आखिरकार वो चीज कहा गई। और फिर एक जोरदार चीख मारते हुए बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा। उसके चीख सुनकर अनम बाहर आते हुए बोलता है, आखिरकार वहाँ पर कौन है? और फिर उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ तक अकेले आ गए? आखिरकार तुम यहाँ तक अकेले कैसे आ गए? चुंगमंग बोलता है, मैं किसी तरह यहाँ तक पहुँच गया और मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप माउंट हुआ सेट से कोई प्रैक्टिशनर है? मास्टर अनम बोलता है, हाँ तुम सही हो। जिसे सुनकर चुंगमंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में बोलता है, तो माउंट हुआ सेट आखिरकार पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ। मास्टर अनम उसको बोलता है, अभी के लिए अंदर आ जाओ, हम फिलहाल किसी भी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी नीचे जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुका है। हम माउंट हुआ सेट में आए हुए एक गेस्ट को आधी रात में वापस जाने नहीं दे सकते। रात होने पर माउंट हुआ बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है, लेकिन सामने के नजारे को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार ट्रेडिंग ग्राउंड का फ्लोर इतना ज्यादा गंदा क्यों है? और मार्बल स्टोन के फ्लोर का क्या हुआ? मास्टर अनम उसे हैरान देखकर बोलता है, क्या कुछ गलत है? चुंगमंग अपने मन में बोलता है, चलो शांत हो जाओ, वो सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े हैं, शायद से पैसे की कमी होने पर उन लोगों ने इसे बेच दिया होगा। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, ये ट्रेडिंग ग्राउंड तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो दोनों और भी आगे बढ़ने लगता है और चुंगमंग ऊपर एक बिल्डिंग को गायब देखकर बोलता है, आखिरकार हेवनली गोल्डन पैलेस का क्या हुआ? फिर वो मास्टर अनम को बोलता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ कमी है, क्या वो जगह हमेशा से ही खाली था? मास्टर अनम बोलता है, नहीं, तुम इसे देखकर ही बता सकते हो, उस खाली जगह पर एक बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था। चुंगमंग मन में बोलता है, मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आखिरकार वो कहा गया। मास्टर अनम प्राउड के साथ चुंगमंग को बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारे उम्र का कोई जानता होगा। एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए ऐसा कहना काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे ग्लोरी जैसा कुछ तो है। चुंगमंग बोलता है, ग्लोरी मेरा घंटा। मास्टर अनम बोलता है, क्या क्या तुमने कुछ कहा? चुंगमंग बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद वो दोनों एक और दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और मास्टर अनम बोलता है, ये युआन टेम्पल है। माउंट हुआ सेक्ट एक मार्शल आर्ट सेक्ट है, इसलिए गेस्टों का कुछ अपना ड्यूटी होता है। अंदर जाओ और हमारे एंसेस्टर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। वो ठीक है बोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ मिसिंग देखकर बोलता है, ये तो वहाँ पर नहीं है। वो गोल्डन कैंडल स्टिक जो जिन डायनेस्टी के एम्परर के द्वारा एंसेस्टर डेटोन हैक को दिया गया था, और भी बहुत सारे चीजें होता है जो कि उस कमरे से मिसिंग होता है, जैसे कि कुछ स्क्रॉल, कुछ पेंटिंग और भी कुछ चीजें। वो बोलता है, इन सब से अलावा सबसे खास चीज जो यहाँ पर मिसिंग है, और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार वो फ्लावर कहा गया? मास्टर अनम बोलता है, फ्लावर। चुंगमंग बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ फ्लावर, आखिरकार वो कहा गया? मास्टर अनम बोलता है, आखिरकार तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, वहाँ पर एक फ्लावर तो था, किसी अजीब सफेद मटेरियल से बना प्लम ब्लॉसम का फ्लावर। चुंगमंग बोलता है, हाँ वही फ्लावर, वो कहाँ पर है? मास्टर अनम बोलता है, अरे हाँ याद आया, हमने तो उसे बेच दिया। ये सुनकर चुंगमंग पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। मास्टर अनम आगे बोलता है, हमें सच में लगा कि ये किसी भी काम का नहीं है और ये हमारे टेम्पल के अनुकूल भी नहीं था, इसलिए हम परेशान थे कि आखिरकार इसका क्या किया जाए। लेकिन किस्मत से हमें एक मर्चेंट मिला जो इसे खरीदना चाहता था, इसलिए हमने इसे एक अच्छे कीमत पर उसे बेच दिया। ये सब सुनने के बाद वो अपने घुटने में आ जाता है और अपने मास्टर को याद करते हुए बोलता है, मास्टर, माउंट हुआ सेट सच में गिर गया है। रात के खुशबू वाला सफेद प्लम ब्लॉसम और व्हाइट डिवाइन शॉट के साथ माउंट हुआ सेट की दो सीक्रेट आर्टिफैक्ट, ये ना तो सोने जितना दिखावटी है
और ना ही चांदी जैसा चमकीला, बल्कि ये बहुत ही सुंदर हैं। ये माउंट हुआ सेट की धार्मिक भावना को धारण करने के लिए बहुत ही पवित्र आर्टिफैक्ट है और इन बेवकूफों ने इसे बेच दिया। मास्टर अनम उसके तरफ भागकर आते हुए बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो? चुंगमांग अपने मन में बोलता है, इससे पहले कि वो लोग और कोई बड़ी गड़बड़ करे, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और फिर मास्टर अनम के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, मैं ईमानदारी के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे सेट लीडर से मिलवा दीजिए। मैं माउंट हुआ सेट में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेट लीडर चुंगमांग से पूछता है, तो तुम माउंट हुआ सेट में शामिल होना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें जरूर से माउंट हुआ सेट के बारे में अच्छी तरीके से पता है। चुंगमांग बोलता है, हाँ ये सच है, और अपने मन में बोलता है, मुझे यकीन है कि वो मुझे इतने आसानी से अंदर आने नहीं देगा, लेकिन मेरे पास एक पूरा सिनारियो तैयार है। मुझे बस चुंगजिन के नाम का इस्तेमाल करना है, जो जंग के मैदान में खो गया था। मैं इसी की कहानी बताने वाला हूँ। चुंगजिन जो एक दिन एक चट्टान से नीचे गिर गया था, एक अंजर लक्कड़हारा को वो मिला और उसके जख्म को ठीक किया। हालांकि चुंगजिन गहरे घाव के वजह से तुरंत हिल नहीं सका, लेकिन वो लक्कड़हारा को शुक्रिया के तौर पर माउंट हुआ सेट के मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाया और उसे अपने डिसाइबल के तौर पर ले लिया। और मैं चुंगमायोंग उस लक्कड़हारा का डिसेंडेंट हूँ। ये बोलकर वो अजीब तरीके से हंसने लगता है और फिर दोबारा से अपने मन में बोलता है, इस सिनारियो में सबसे अच्छी बात ये है कि मैं सेक्ट में अपने पोजीशन को खुद डिसाइड कर सकता हूँ। अगर लक्कड़हारा मेरा दादाजी है तो फिर मेरा पोजीशन जरूर से सेट लीडर के बराबर लेवल का होगा। अगर मैं खुद ऐसा कहूँ तो फिर ये एक कमाल का सिनारियो है। आखिरकार क्या मुझे यंगस्टर से हायर पोजीशन में नहीं होना चाहिए? चलो आप मुझे रिजेक्ट कर दो या फिर इसका कारण पूछो। और तभी सेट लीडर बोलता है, मैं सेट में तुम्हारी एंट्री को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान होकर लीडर की तरफ देखने लगता है और चुंगमांग तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है। सेट लीडर बोलता है, अगर तुम सच में सेट में ज्वाइन होना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हारे विश को पूरा करना चाहिए। अमन बोलता है, सेट लीडर मुझे तो लगा था कि आपने ये कहा था कि आप सेट में और किसी को भी एंटर नहीं करवाएंगे। सेट लीडर बोलता है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, शायद से यही हमारा डेस्टिनी है। चुंगमांग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, सेट में एंटर देने से पहले तुम्हें अजनबियों को थोड़ा ध्यान से जांच पड़ताल करना चाहिए। सेट लीडर बोलता है, इस बच्चे का जो भी कारण हो, लेकिन वो माउंट हुआ सेट की तलाश में ही आया था। हम उस पक्षी को नहीं भगाते हैं जो बारिश से बचने के लिए छत पर आया है, और हम उन जानवरों को भी खाने को देते हैं जो सर्दियों में खाने के तलाश में आते हैं। तो फिर हम उस बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं जो इतने बेताबी से सेक्ट में आना चाहता है? तुम जाओ और जाकर इस बच्चे की रहने की तैयारी करो। अनम ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और चुंगमांग चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है, नहीं तो फिर आखिरकार इस सेट में मेरा पोजीशन क्या होगा? इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने इस सेट के डिसाइबल के कपड़े को पहन लिया होता है, जो कि एक थर्ड रैंक के डिसाइबल के कपड़े होता है। वो उसे देखते हुए बोलता है, आखिरकार मेरे लाइफ में ये सब क्या हो रहा है? और फिर अपने आसपास के जगह को देखते हुए बोलता है, वैसे आखिरकार ये कौन सी जगह है? मुझे याद है कि एक जगह को गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे नए डिसाइबलों के लिए टेम्पररी प्लेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद वो हमें बताता है कि माउंट हुआ सेट में ओरिजिनली कोई भी बोर्डिंग रूम नहीं है। जो लोग सेट में नए ज्वाइन होते हैं वो तुरंत ही अपने टीचरों के साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और अपने टीचरों के कमरे में ही रहते हैं। और फिर एक कमरे के अंदर झांकते हुए बोलता है, तो क्या इसका मतलब इन कमरों में भी लोग रह रहे हैं? तभी अचानक से कोई उसके पीछे आकर बोलता है, आखिरकार वहाँ पर कौन है? हमें दिखाया जाता है कि ये भी एक डिसाइबल होता है और वो चुंगमांग के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के कमरे में इस तरीके से झांकने
कि क्या तुम कोई चोर हो। उसके चिल्लाने के आवाज सुनकर आसपास के कमरों से और भी बहुत सारे डिसेबल आ जाता है और वहाँ पर एक डिसेबल जो सभी का सीनियर होता है वो पूछता है, गुल आखिरकार क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। गुल बोलता है, सीनियर ये लड़का मेरे कमरे में झांक रहा था। चुंगमंग अपने मन में बोलता है, आखिरकार ऐसे सिचुएशन में हमेशा मैं ही क्यों फंस जाता हूँ। तभी वहाँ पर एक और सीनियर आकर बोलता है, आखिरकार यहाँ इतना शोर क्यों है, अभी भी ट्रेडिंग का समय है और तुम लोग यहाँ बोर्डिंग हाउस के बगल में परेशानी पैदा कर रहे हो। सभी अपना सर झुकाते हुए बोलता है, सीनियर हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन चुंगमंग बस उसे चुपचाप देख रहा था। वो पूछता है, और तुम कौन हो। चुंगमंग बोलता है, मैं चुंगमायुंग हूँ। वो बोलता है, तुम यहाँ के एक न्यू कमर्स हो है ना। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है तो आज थोड़ा सा आराम कर लो और कल से शुरू होने वाले ट्रेडिंग में वक्त रहते आकर शामिल हो जाना और तुम में से बाकी के लोग सीढ़ियों से नीचे वापस आ जाओ। वो लोग ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है और वो लड़का जिसका की नाम गुल था वो चुंगमंग को जाते हुए घूर कर देखता है और फिर उसको बोलता है, हे तुम, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम्हें बाद में एक अच्छा सबक सिखाया जाए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और चुंगमायुंग अपने मन में बोलता है, ठीक है, तुम सब माउंट हुआ सेट के मेरे प्यारे छोटे सक्सेसर हो, इसीलिए मैं तुम सभी का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। हालांकि ख्याल रखने का मेरा तरीका दूसरों से थोड़ा अलग हो सकता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लड़का यानी कि गुल चुंगमायुंग को बोलता है, चलो उतारो। चुंगमायुंग हैरानी के साथ बोलता है, उतारो, आखिरकार मैं क्या उतारू। गुल बोलता है, तुम जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, तुम जो कुछ भी पहने हुए हो इस तरीके से आदमी एक दूसरे के करीब आता है। तुम अपने कपड़े को उतारते हो, नाचते हो और थोड़ा पिटाई खाते हो और फिर तुम तो जानते ही हो क्या इससे तुम्हारे सीनियर के प्रति तुम्हारा रिश्ता थोड़ा मजबूत नहीं होगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर जल्दी करो और उन्हें उतार दो। चुंगमायुंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए पूछता है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम्हारा वो सीनियर एडवाइजर कहाँ पर है। यहाँ पर उसी आदमी के बारे में बात किया जा रहा है जिसे कि हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसे कि सभी लोग झुककर रिस्पेक्ट दे रहा था। गुल बोलता है, एडवाइजर दोपहर के बाद ट्रेडिंग नहीं देता है। लिटिल ब्रेड, तू अपना मुंह चलाना बंद नहीं कर सकता है ना। तो फिर ठीक है, मैंने भी अपना इरादा बदल दिया, अब मैं पहले थोड़ी पिटाई से शुरू करूंगा। चुंगमायुंग बोलता है, सीनियर अपने गर्दन के मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करो। ये बोलते हैं वो गुल के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है जिससे वो उड़ता हुआ सीधा जाकर छत पे अटक जाता है और ये देखकर बाकी के डिसेबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चुंगमायुंग बाकियों को घूरते हुए बोलता है, तुम लोगों ने कहा कि पहले पिटाई से शुरू करना चाहिए है ना। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा घबराकर चिल्लाने लगता है और फिर हमें सिर्फ कमरे से पिटाई के और चिल्लाने के आवाज सुनाई देता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वहाँ का जो सबसे सीनियर डिसेबल था हमें दिखाया जाता है कि वो चुंगमायुंग का मालिश कर रहा होता है और बाकी सभी डिसेबल उसके आगे अपना घुटने टेके हुए था और हम ये भी देखते हैं कि उन सभी के सर पर आलू बन चुका होता है। चुंगमायुंग बोलता है, सीनियर योंगजोंग थोड़ा जोर लगा कर मसाज करो, मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रीट दे रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर सबका सीनियर हो। वो बोलता है, जी सीनियर, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा और हाँ तुम गुल, तुम्हें अब और कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसीलिए तुम मेरे सामने आओ। मैं अभी भी माउंट हुआ सेट के हालातों के बारे में नहीं जानता हूँ, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। गुल बोलता है, जी सीनियर, आप जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। चुंगमायुंग पूछता है, आखिरकार हेवनली गोल्डन पैलेस का क्या हुआ और क्या तुम जानते हो कि माउंट हुआ सेट का इतना ज्यादा खराब हालत क्यों है। गुल बोलता है, सीनियर, क्या आप प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड के बारे में जानते हैं। चुंगमायुंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ और अपने मन में बोलता है, वो मैं ही हूँ। गुल बताता है, सीनियर मास्टरों के हिसाब से हेवनली डेविल को हराने में प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सैंड मेजर रोल निभाया, लेकिन उसके बाद हेवनली डिमोन सेट के बचे हुए ग्रुप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए
और झोंगयुआन रीजन के तरफ आ गया और किसी बेल से वो माउंट हुआ सेट तक पहुंचने में मजबूर हो गए और फिर पूरे के पूरे माउंटेन को ही आग लगा दिया और बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर हम लोग किसी तरह वहां से बच निकले। लेकिन हम अभी भी वो स्किल हासिल नहीं कर पाए जो हमारे पास था। उसके बातें सुनने के बाद चुंगमंग हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, तो क्या इसका मतलब माउंट हुआ सेट के गिरने का वजह मैं हूँ। इसके बाद वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर कि वो अपने मास्टर के साथ काफी सारे बातें करता है जिसे कि मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में उसका मास्टर उसको बोलता है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपना कुछ डिसाइबल बना लो। वैसे आखिरकार तुम्हारे हिसाब से तुम अपने डिसाइबलों को कैसे पढ़ाना चाहते हो। चुंगमंग बड़े ही जोश के साथ बोलता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं बस पहले उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटूंगा। एक बार जब वो लोग मौत के कगार में आ जाएंगे तब वो लोग नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे। ये सुनने के बाद उसके मास्टर ने उससे कभी कोई डिसेबल बनाने के लिए नहीं पूछा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चुंगमंग सो रहा होता है और तभी वहाँ पर कोई आकर उसे ट्रेडिंग के लिए बुलाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारे डिसेबल प्रैक्टिस कर रहा होता है और चुंगमंग वहाँ पर आकर उनके ट्रेडिंग करने के तरीके को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, आखिरकार ये किस तरह का शॉट टेक्निक है। इंस्ट्रक्टर बताता है, तुम्हारा सीनियर जिस शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है उसे इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक कहा जाता है, यानी कि संतुलन तलवार टेक्निक। ये माउंट हुआ सेट के सभी टेक्निकों के लिए चुंगमंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में बोलता है, ये माउंट हुआ सेट के फंडामेंटल शॉट टेक्निक है। आखिरकार ये बेवकूफ क्या कर रहा है, ये बच्चों को ताकतवर बनने से रोकने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर वो सीधा ही उन सभी डिसेबलों के बीच में से आगे की ओर जाने लगता है और सभी डिसेबल उसे हैरानी के साथ देख रहा होता है। वो आसमान के तरफ देखते हुए बोलता है, देखो नीला आसमान कितना ज्यादा साफ है, ये बिल्कुल माउंट हुआ सेट के फ्यूचर के तरह है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आखिरकार मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। फिर वो एक डिसेबल से पूछता है, सीनियर इस टेक्निक के अलावा आप लोग यहाँ पर और क्या क्या सीखते हैं। वो डिसेबल बताता है, संतुलन शॉट टेक्निक को सीखने के बाद हम यहाँ पर 7 से शॉट टेक्निक को सीखते हैं और उसके बाद हम प्लम ब्लॉसम हाउस से ग्रेजुएट होते हैं और लेसर किंग शॉट टेक्निक को सीखते हैं और इन सारे चीजों को सीखने के बाद हम माउंट हुआ सेट के सीक्रेट टेक्निक को सीखने के काबिल होते हैं जिसका नाम ताई फ्लामिक शॉट टेक्निक है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए बोलता है, क्या, और दोबारा से अपने मास्टर के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर कि उसका मास्टर बताता है, ताई फ्लामिक शॉट टेक्निक इसमें ताओइस्ट विचारधारा का कमी है और ये उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। चुंगमंग बोलता है, तब तो ये कोई ऐसा शॉट टेक्निक नहीं है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें तो इसे फेंक देना चाहिए। उस वक्त इसके लिए उसका मास्टर भी मान गया था और इसी वजह से वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि जिस शॉट टेक्निक को उसने उस वक्त फेंक दिया था अब उसी शॉट टेक्निक को ये लोग सीक्रेट शॉट टेक्निक के तौर पर सीख रहा है। और तभी एडवाइजर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार कौन फिर से बकबक कर रहा है, इसी वक्त वो मेरे सामने आए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चुंगमंग गुल को बुलाकर बोलता है, सीनियर क्या मैं आपसे एक फेवर करने के लिए कह सकता हूँ। गुल बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिरकार किस तरह का फेवर। चुंगमंग बताता है, सभी को कल सुबह 5 बजे ट्रेडिंग ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहना और जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तैयार कर लो। हर एक पर्सन के लिए उनमें से 5 तैयार करना। फिर वो गुल को सारी चीजों के बारे में बता देता है जिसे सुनने के बाद गुल अपना सर खुजाते हुए बोलता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों का तैयारी करूँ। चुंगमंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ये कर सकते हो। गुल थोड़ा पसीना पसीना होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वो गुल को यहाँ से जाने के लिए बोल
देता है और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है अभी के लिए माउंट हुआ सेट में ना तो कोई पैसा है, ना टेक्निक और ना ही टैलेंट, और इस तरीके से इस सेट की पतन हो जाना कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी। और इन तीनों में से जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो है टैलेंट। अभी के थर्ड क्लास के डिसाइबल बहुत ही टैलेंटेड तो नहीं लगता है, लेकिन मास्टर ने कहा था कि हजारों मील की सफर एक कदम से ही शुरू होता है, तो अब इसीलिए इन अनटैलेंटेड डिसाइबलों को आगे बढ़ाना मेरा पहला कदम होगा। इसके बाद हमें सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी डिसाइबलों को गुल ने नींद से जगा लिया होता है और लगभग सभी डिसाइबल वहाँ पर उबासिया ले रहा होता है। एक डिसाइबल गुस्से से बोलता है आखिरकार किस तरह के सीनियर अपने जूनियर को उनके मर्जी के बिना आने या जाने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद वो और भी कुछ डिसाइबलों को भड़काने लगता है, लेकिन गुल और जो सभी डिसाइबलों का सीनियर होता है वो उनके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और तभी वहाँ पर चुंगमांग आकर बोलता है क्या मैं वही सीनियर हूँ जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। उसे वहाँ पर देखकर सभी डिसाइबल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वही डिसाइबल जो सभी को भड़का रहा था वो गुस्से के साथ बोलता है हाँ, सुबह के 5 बजे अपने साथी डिसाइबलों को जगा देना। क्या तुमने अपने सीनियरों का सम्मान करना नहीं सीखा? उनके बातें सुनने के बाद चुंगमांगते हुए बोलता है मेरे सीनियरों, सच में मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। सच में मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार अपने सीनियरों से कैसे पेश आना चाहिए। माफी के तौर पर हम बोर्डिंग हाउस के अंदर थोड़ा बातचीत क्यों नहीं करते। ये बोलते हुए वो सभी डिसाइबलों को अंदर लेकर जाने लगता है। जो डिसाइबल इस बात से सहमत नहीं है और उसके ऊपर गुस्सा है, फिर वो दरवाजे को बंद कर देता है और बाकी के जो बचे हुए डिसाइबल होता है वो बाहर से ये सब कुछ होता हुआ बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है। और तभी अचानक से उन सभी को मारने पीटने और जोर जोर से चिल्लाने के आवाज सुनाई देने लगता है, जिसकी वजह से बोर्डिंग हाउस का बिल्डिंग भी हिलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सभी डिसाइबल जो कि अंदर गया था वो सभी के सभी भागते हुए बाहर आता है और बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। चुंगमांग बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन बेहतर होगा कि तुम सब और थोड़ा शांत रहो, वरना तुम सब हमारे मास्टरों को जगा दोगे। और फिर आगे बोलता है तो फिर ठीक है, आज से हर सुबह इसी समय हम एक साथ ट्रेडिंग करेंगे। क्या आप सब समझ गए मेरे सीनियरों? इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब इंस्ट्रक्टर अपने नींद से जागता है तब वो किसी को भी ना देखकर अपने मन में बोलता है वो लोग आज मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए नहीं आया। इसका मतलब आज भी सभी लोग बोर्डिंग हाउस में सो रहा है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हाउस में एक न्यू कमर्स आया था, शायद से वो लोग उसके साथ अपने अजीब से संस्कार या फिर कुछ और करने के बाद भी सोए रहना चाहिए। यहाँ पर अजीब से संस्कार का मतलब है वही कपड़े उतारने वाला सीन, और इसके बारे में इंस्ट्रक्टर को भी पता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है इस बार मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि गुल जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही जंगली हो गया है, यून जोंग उसके लिमिट को क्रॉस करने से रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगा। फिर वो ट्रेडिंग ग्राउंड में पहुँचने के बाद सामने के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सामने सभी डिसेबल गिरा पड़ा हुआ होता है और उन सभी का हालत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। सब लोग मम्मी पापा करके चिल्ला रहा था। इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलता है आखिरकार हर किसी का हालत यहाँ पर इतना ज्यादा खराब क्यों है, और फिर चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। ये सुनकर वो सभी डिसेबल एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। इंस्ट्रक्टर मन में बोलता है वो मुझे बताने से झिझक रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है कि वो सभी मुझे बताने से झिझक रहे हैं। तभी वो गुल को देखता है जिसका भी हालात लगभग सभी के जैसा है, लेकिन फिर वो उसके सामने चुंगमांग को देखता है जिसने कि अपने कंधों पर 2 बड़े बड़े पत्थर उठा कर रखा है। इंस्ट्रक्टर बोलता है गुल नहीं, उससे इम्पोर्टेंट तो उसके सामने है वो न्यू कमर। चुंगमांग उन दोनों पत्थरों के साथ उठक बैठक करते हुए काउंट कर रहा होता
होता है जो कि 10,000 से भी ज्यादा होता है। और फिर इसी के साथ इस सीरीज का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टोरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं वो तो आप सभी के लाइक्स और व्यू से पता चल जाएगा। तो अगर ये सीरीज आप सभी को पसंद आता है तो फिर एक लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done.
girls with their nails done now.